किसी भी कंपनी की सक्सेस के पीछे इनोवेटिव ओनर और हार्ड वर्किंग टीम होती है। चाहे गूगल की बात करें या एप्पल की या फिर टेस्ला, इन सब कंपनीज में ये दो चीजें कॉमन हैं। आज हम ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने टीवी देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के बारे में, जिसने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को बिल्कुल आम बना दिया है और अब हम महज एक क्लिक भर से कोई सी भी मूवी देख सकते हैं, वो भी बिना किसी एड ब्रेक के। चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे दो लोगों से स्टार्ट हुई कंपनी आज 143 बिलियन डॉलर की बन गई है। स्टार्टिंग ऑफ नेटफ्लिक्स। 1997 में मार्क रैंडोल्फ अमेज़न की सक्सेस से बहुत इम्प्रेस थे और इसको देखते हुए मार्क भी खुद का इंटरनेट बिजनेस शुरू करना चाहते थे। मार्क ने कई बिजनेस आइडियाज ढूंढे और अपने फ्रेंड रीड हीटिंग्स के साथ शेयर करे, जैसे कि कस्टमाइज स्केटबोर्ड का बिजनेस, ऑनलाइन पेट फूड सेलिंग बिजनेस। पर रीड्स को इन सब बिजनेस में कोई पोटेंशियल नहीं दिखा, तो उन्होंने किसी में इंटरेस्ट नहीं लिया। पर तभी मार्क ने ऑनलाइन मूवी रेंटल का आइडिया दिया, जहां कोई लेट फी चार्ज नहीं होंगे। और ये आइडिया रीड को बहुत पसंद आया, क्योंकि उन्होंने हाल ही में मूवी रेंट किया था और उसके लिए उन्हें $40 लेट फीस सबमिट करनी पड़ी थी। जब उन्होंने इस आइडिया को और अच्छे से सोचा तो उनके सामने काफी चैलेंजेस आए, जैसे कि 1997 में VHS टेप हुआ करती थी, जिनको अगर आप शिप करते हैं तो उसमें पोस्टेज चार्जेस ज्यादा लगते थे और हैवी होने की वजह से टूटने का भी खतरा होता था। इसलिए उन्हें ऑनलाइन मूवी रेंटल का आइडिया फ्लॉप सा लगने लगा। तभी रीड्स ने न्यू टाइप ऑफ डिस्क DVD के बारे में पढ़ा, जो कि वजन में हल्की थी और इसे शिप करना भी आसान था। नेटफ्लिक्स का आइडिया बहुत सिंपल था। मार्क और रीड्स बहुत सारे DVD परचेज करेंगे, साथ ही एक वेबसाइट बनाएंगे जहां से लोग इन मूवीज को सस्ते दामों पर रेंट पर ले जा सकेंगे। अब उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, तो रीड्स ने अपने पैसे इन्वेस्ट करे और मार्क ने अपनी माँ से उधार लिए। फिर उन्होंने अपना ऑफिस ओपन करा, जिसमें 5 एम्प्लॉइज हायर किए और वेबसाइट बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट डे इन बिजनेस। जैसे ही उनकी वेबसाइट लाइव हुई, उसके महज 15 मिनट के बाद ही उनकी वेबसाइट क्रैश हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने छोटा सर्वर लिया था और उनके सर्वर पर लिमिट से ज्यादा ट्रैफिक आ गया था। फिर रीड्स ने तुरंत 4 सर्वर पास की शॉप से और खरीदे और वेबसाइट फिर से लाइव कर दी। पर 30 मिनट बाद फिर से उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई और उन्हें फिर से 8 और नए सर्वर लाने पड़े। इस सब को देखते हुए मार्क और रीड्स को समझ आ गया था कि उनकी कंपनी काफी दूर तक जाने वाली है। पर दिक्कत ये थी कि उनके पास पैसे नहीं थे। नेटफ्लिक्स ने एक मंथ के अंदर अंदर $93,000 का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था, जिसमें से सिर्फ $1,000 का रेवेन्यू DVD रेंट से आया था और बाकी का रेवेन्यू DVD बेचने से आया था। ये चीज मार्क को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो DVD सेल नहीं बल्कि रेंट से पैसा कमाना चाहते थे, क्योंकि रेंटिंग से वो एक DVD को 10-12 बार रेंट पे देकर भी ज्यादा पैसे कमा सकते थे। और मार्क DVD रेंटिंग के बिजनेस में जाना चाहते थे, ना कि सेलिंग के, क्योंकि वो तो अमेज़न ऑलरेडी कर रहा था। 1998 में जेफ बेजोस अमेज़न को बुक स्टोर से एक्सपेंड करके एवरीथिंग स्टोर बनाना चाहते थे। तो फिर उन्होंने नेटफ्लिक्स की DVD सेलिंग को बढ़ता देख नेटफ्लिक्स को एक्वायर करने के लिए मार्क को कॉल करा, पर मार्क ने अपनी कंपनी बेचने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था और वो आगे जाना चाहते थे। मार्क ने परचेज ऑफर तो मना कर दिया, पर उन्होंने अमेज़न के साथ एक डील की, जिसमें अगर नेटफ्लिक्स पर कोई DVD परचेज करना चाहेगा तो वो कस्टमर अमेज़न की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, और सेम अगर अमेज़न पर कोई कस्टमर DVD रेंट करना चाहेगा तो नेटफ्लिक्स पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये दोनों की कंपनी के लिए विन विन डील थी। इसके बाद नेटफ्लिक्स की प्रोफाइल को ह्यूज एक्सपोजर मिला और उनका फोकस अब सिर्फ मूवी रेंटिंग पर था, जो कि मार्क और रीड शुरू से ही करना चाहते थे। पर इसमें एक दिक्कत आ रही थी कि नेटफ्लिक्स को DVD रेंटिंग से बहुत कम रेवेन्यू आ रहा था। फिर नेटफ्लिक्स ने अपनी साइट को प्रमोट करने के लिए US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और उनकी सेक्रेटरी के अफेयर की ग्रैंड जूरी की टेस्टिमनी को नेटफ्लिक्स की साइट से DVD फॉर्म में अवेलेबल करा दिया, वो भी बस 2 सेंट्स में, और अगर इंडियन रुपी में देखें तो लगभग 44 पैसे में। जैसा नेटफ्लिक्स ने सोचा था वैसा ही हुआ। उनको इस कैंपेन से काफी पब्लिसिटी मिली और ये कैंपेन काफी सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि महज कुछ डॉलर खर्च करके उन्होंने काफी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करा। पर इस कैंपेन में एक गड़बड़ हो गई थी। जिस कंपनी से नेटफ्लिक्स ने क्लिंटन के क्लिप को वीडियो में कन्वर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो कंपनी सेम सर्विस उन लोगों को भी दे रही थी जो कि एडल्ट फिल्म बनाते थे। और एक बार उन्होंने क्लिंटन की क्लिप की जगह पॉर्न की DVD नेटफ्लिक्स को दे दी और वो DVD कस्टमर्स को डिलीवर्ड भी हो गई। तभी नेटफ्लिक्स ने सारे कस्टमर को सॉरी मेल करा और रिटर्न करने के लिए रिक्वेस्ट करे, जिससे कि वे क्लिंटन की DVD फिर से भिजवा सकें।
पर कमाल की बात तो ये थी कि किसी भी कस्टमर ने डीवीडी रिटर्न ही नहीं की। एंड तक आते आते ये कैंपेन इतना अच्छा नहीं रहा। कंपनी मनी बर्न करते जा रही थी पर रिटर्न नहीं आ पा रहा था। वहीं Amazon और नेटफ्लिक्स की डील में भी Amazon को ज्यादा फायदा हो रहा था। फिर एक दिन नेटफ्लिक्स के दोनों को फाउंडर रीड और मार्क ने मीटिंग की और ये डिसाइड करा कि अब मार्क प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहेंगे और रीड्स को सीईओ बना दिया गया, जो कि अभी तक नेटफ्लिक्स में इतने एक्टिव नहीं थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मार्क जो भी डिसीजन ले रहे थे गलत ही हो रहे थे, तो मार्क सीईओ की पोस्ट से स्टेप डाउन हो गए, या फिर ये कहें कि रीड्स की प्रेशर में आकर होना पड़ा। रीड्स की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी क्योंकि उन्होंने पहले भी एक सक्सेसफुल बिजनेस प्योर सॉफ्टवेयर को भी चलाया था, जो कि सक्सेसफुल भी रहा था, जिस वजह से इन्वेस्टर्स भी काफ़ी एक्साइटेड थे। रीड के आ जाने से तुरंत तो सब कुछ ठीक नहीं होने वाला था। कंपनी अभी भी बिजनेस में स्ट्रगल कर रही थी। तभी बिजनेस में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिजनेस को बदल कर रख दिया। मार्क जॉगिंग के लिए गए थे, तभी उन्हें एक आइडिया आया कि हम नेटफ्लिक्स में मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू करते हैं, जिसमें कि एक कस्टमर एक टाइम पर 4 डीवीडीज अपने पास रख सकता है और एक मंथ में जितनी चाहे उतनी डीवीडीज चेंज करा सकता था। और इस आइडिया ने नेटफ्लिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इससे अब नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर, जो कि उसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था, उसके कंपेयर में कस्टमर के लिए काफी अच्छी डील दे रहा था। और जैसे ही नेटफ्लिक्स ने ये प्लान इंट्रोड्यूस करा, नेटफ्लिक्स के ऑलमोस्ट 90% कस्टमर ने इस प्लान को ऑप्ट कर लिया। इसी के साथ साथ इस प्लान से नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी तो बढ़ती ही जा रही थी और साथ ही डीवीडी प्लेयर सस्ते होते जा रहे थे, जिससे कि डीवीडी की डिमांड और बढ़ रही थी। अब नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और कस्टमर अपनी मेंबरशिप एवरी मंथ रिन्यू भी करा रहे थे, जिससे उनका रेवेन्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा था। फिर नेटफ्लिक्स ने रिकमेंडेशन एल्गोरिथम डेवलप करा, जिससे कि हर कस्टमर को उनके चॉइस के अकॉर्डिंग मूवीज रिकमेंड होती थी और कस्टमर अब न्यू मूवीज की जगह अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मूवीज देख रहे थे, जो कि नेटफ्लिक्स के लिए चीप ऑप्शन था क्योंकि पुरानी मूवीज सस्ते में मिल जाती थी और लेटेस्ट मूवीज एक्सक्लूसिव प्राइस पर मिलती थी। तब अच्छा चल रहा था और तभी 2000 का .com बबल बस्ट हो गया और सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज का मार्केट पूरी तरह से डाउन हो गया था, जिससे नेटफ्लिक्स पर डीप इम्पैक्ट पड़ा और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी तरह से बिगड़ गई। वो अपने बिजनेस को $50 मिलियन में बेचने के लिए ब्लॉकबस्टर्स के पास गए, पर नेटफ्लिक्स का ये ऑफर सुनकर ब्लॉकबस्टर के सीईओ उन पर हंसने लगे और ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ मार्क और रीड को ऑफर रिजेक्ट होने का बुरा नहीं लगा, जितना कि ब्लॉकबस्टर के सीईओ के हंसने का लगा। फिर उन्होंने ठान लिया कि उन्हें किसी भी तरह ब्लॉकबस्टर को बीट करना है। नेटफ्लिक्स ने अपने बेस्ट स्टाफ को रखा और बाकी सबको ले ऑफ कर दिया, पर इसके बाद भी कंपनी की परफॉर्मेंस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। उन्होंने एफिशिएंटली काम करना जारी रखा। इस हार्ड टाइम में कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी क्योंकि उनकी सर्विस कस्टमर को काफी पसंद आ रही थी। 2003 में नेटफ्लिक्स ने अपने आईपीओ लॉन्च कर दिए, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब ये सब देखते हुए ब्लॉकबस्टर को नेटफ्लिक्स एक थ्रेट की तरह लगने लगा और 2004 आते आते उन्होंने भी नेटफ्लिक्स की तरह सेम ऑनलाइन रेंटिंग सर्विस लॉन्च कर दी। पर अब तक नेटफ्लिक्स के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और अब नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर में हेड टू हेड कंपटीशन हो रहा था, जिसको देखते हुए रीड्स को लगा कि अब कुछ हार्ड स्टेप लेने होंगे, तभी वो ब्लॉकबस्टर को हरा पाएंगे। वहीं डे बाय डे इंटरनेट की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। इसी को देखते हुए 2007 में नेटफ्लिक्स ने मूवी एंड शोज की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी और उस टाइम ये सर्विस कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करा रही थी। अब नेटफ्लिक्स अपने मेंबर्स को डीवीडी सर्विस के साथ साथ स्ट्रीमिंग सर्विस फ्री में दे रहे थे, जो कि उनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर से कहीं आगे की सोच थी। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में फर्स्ट मूवर होने की वजह से उन्हें काफ़ी एडवांटेज मिला। 2007 में मूवीज़ के लाइसेंस सस्ते में मिल जाते थे, तो नेटफ्लिक्स ने सारी मूवीज़ एंड शोज़ के लाइसेंस ले लिए थे, जो कि उनकी सब्सक्राइबर को अच्छी वैल्यू दे रहे थे। उसी के साथ साथ ऑनलाइन सर्विस होने की वजह से उन्होंने ये सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्ट कर दी थी। जहां पहले वो बस यूएस मार्केट तक सीमित थे, वहीं अब कोई भी कहीं से भी उनकी सर्विस यूज़ कर सकता था। वहीं ब्लॉकबस्टर इस गेम में बहुत पीछे रह गए थे। लोगों को नेटफ्लिक्स के ऑफर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे और ब्लॉकबस्टर की सेल डे बाय डे डाउन होती जा रही थी। वहीं उनके ऊपर ऑफलाइन स्टोर के रेंट का लोड भी था, जिसके चलते 2008 में ब्लॉकबस्टर ने बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई कर दिया। अपनी स्लो डिसीजन मेकिंग और लैक ऑफ इनोवेशन की वजह से नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को उसी के गेम में हरा दिया। ब्लॉकबस्टर के जाने के बाद नेटफ्लिक्स फ्रीली सारे कस्टमर इंजॉय कर रही थी। तभी नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल के लिए क्विकस्टर और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए नेटफ्लिक्स बना दी थी। अब अलग अलग सर्विस होने से कस्टमर्स को ये दोनों सब्सक्रिप्शन महंगा लग रहा था और कस्टमर्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स खो दिए। पर नेटफ्लिक्स ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए क्विकस्टर को हटा दिया और सारी सर्विस फिर से नेटफ्लिक्स की साइट पर ले आए।
अब मार्केट में हुलू, Amazon प्राइम जैसे नए नए प्लेयर भी आने लगे थे, जिससे कि अब मूवी एंड शो के लाइसेंस महंगे होते जा रहे थे। और अब नेटफ्लिक्स को समझ आ चुका था कि उन्हें मार्केट में टिकने के लिए अपने खुद के कंटेंट प्रोड्यूस करने होंगे, जिसके लिए उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए नेटफ्लिक्स में एक टीम बना दी जो कि न्यू कंटेंट ढूंढ रही थी। तभी टीम को एक शो हाउस ऑफ कार्ड्स की स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने रीड्स के आगे प्रपोजल रखा। पर इसमें एक दिक्कत थी कि इस शो का प्रोडक्शन बजट $100 मिलियन था, जो कि फर्स्ट टाइम कंटेंट प्रोडक्शन के लिए बहुत महंगा था। लेकिन एक बार फिर से नेटफ्लिक्स ने ये बेट खेली और हाउस ऑफ कार्ड प्रोड्यूस करा और अपना सबसे पहला शो 2013 में लाइव कर दिया। और ये नेटफ्लिक्स के लिए एक सक्सेसफुल शो साबित रहा, क्योंकि उनके इस शो से नेटफ्लिक्स ने अब तक 7 एमी अवार्ड जीत लिए हैं। इसके बाद तो नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे शोज प्रोड्यूस करे और वे लोगों को काफ़ी पसंद भी आए। अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और नेटफ्लिक्स ने अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए ओरिजिनल कंटेंट का बजट डबल कर दिया है। उनका बजट अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच चुका है। नॉर्मली अगर कंपटीशन बढ़ता है तो कस्टमर्स को अल्टीमेटली फायदा होता है, पर स्ट्रीमिंग बिजनेस में थोड़ा डिफरेंट हुआ। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, सेम शोज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मिलने लगे और उन्हें डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। वहीं एक या दो OTT प्लेटफॉर्म होने से कस्टमर्स को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इन्हीं प्लेटफॉर्म पर मिल जाती थी, पर अब चीज़ें बदलती जा रही हैं। 2017 आते आते नेटफ्लिक्स के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर में सबसे बड़ा सर्ज 2020 के लॉकडाउन में देखने को मिला, जहां नेटफ्लिक्स के एक ही मंथ में 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, जो कि नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। और 2021 आते आते ये आंकड़ा 200 मिलियन को भी पार कर चुका था। स्ट्रीमिंग बिजनेस कस्टमर अटेंशन का बिजनेस है, जिसमें आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी कई सोशल मीडिया कंपनीज नेटफ्लिक्स को इनडायरेक्ट कंपटीशन दे रही हैं। नेटफ्लिक्स का फ्यूचर तो अनसर्टेन है, बाकी सभी बिजनेस की तरह, पर ये नेटफ्लिक्स का एंड तो नहीं है। अभी नेटफ्लिक्स की टीम को काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी है। अब जानते हैं नेटफ्लिक्स की स्टोरी से हमें क्या बिजनेस लेसन्स मिलते हैं। फर्स्ट, फोकस ऑन योर बिजनेस एट अ टाइम, बिकॉज अल्टीमेटली उससे ही सक्सेस मिलती है। सेकेंड, हमेशा अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटी देना है। थर्ड, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए क्विक डिसीजंस लेना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।